बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम 30 मिनट में आज हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद बिलाल वादर साहब। आप शोबा एजुकेशन गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज लिया के HOD हैं। प्रोफेसर साहब से बिला तमहीद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। प्रोफेसर आपको प्रोग्राम में वेलकम। मैं जानना चाहूँगा, यूँ तो आपका तफसीली तारफ़ के लिए ये 30 मिनट का जो दामन है ये कम है, मगर मुख्तसर तारफ़ आप ख़ुद कराइए। मैं देहात की एक फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी ज़्यादातर तालीम इधर लिया तक ही है। हमने ग्रेजुएशन यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज लिया से की। उसके बाद मेरा गाजी खान में 1 साल मैंने लगाया BEd की। उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर किया एजुकेशन के अंदर जी। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया कुछ जॉब का। तो उसके बाद चलते चलते फिर इसी जॉब के दौरान ही मैंने MPhil और PhD कंप्लीट किया। वो मैंने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया, इस्लामाबाद से। सही। तो हम 7 बहन भाई हैं, अपना 7 भाई हैं, 2 बहनें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं सारे तकरीबन, और जॉब करते हैं। 2-3 भाई जो है अपना ज़मींदारा वगैरह में। सातों भाई तालीम याफ्ता, दोनों बहनें तालीम याफ्ता। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बहनें बस यूँ समझ लें कि खानदा हैं, तालीम याफ्ता आप नहीं कर सकते। ये वैसे आपने मुझे वो सवाल याद दिला दिया है मलिक साहब। ये सवाल मुझसे पब्लिक सर्विस कमीशन में भी उन्होंने ये पूछ लिया था जी कि ये दोनों बहनें भी आपकी तालीम याफ्ता। मैंने कहा नहीं, वो उस वक़्त के एतबार से तालीम याफ्ता नहीं है। तो दूसरे दिन में उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या वजह थी, कि कोई उस वक़्त पाबंदी थी आपके यहाँ या अपना। मैंने कहा नहीं, पाबंदी नहीं थी, कुछ माशरती हालात उस वक़्त देहात के अंदर ऐसे थे। वालदा हमारी माशाल्लाह वो खुद हमें बताती थी कि मैं बहुत, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बेटी को भी पढ़ाऊँ, लेकिन बहरहाल कुछ हालात ऐसे थे उस वक़्त देहात के अंदर ट्रेंड नहीं था। तो बच्चियाँ जो हैं वो पढ़ना, उनके लिए जाना, स्कूल जाना मुश्किल मामला होता था। बहरहाल वो अल्हम्दुलिल्लाह उनके अब बच्चे पढ़े लिखे हैं। जी। डॉक्टर इस्माइल साहब ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो हैं। सही। ये मेरी बड़ी बहन के बेटे हैं माशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहरहाल जिस तरह भाइयों को ये एजाज़ हासिल हुआ कि सातों पढ़े लिखे हैं और मुल्क के मुख्तलिफ शोबाजात में खिदमात अंजाम दे रहे हैं, और आपके यकीनी तौर पर ये एक काबिल सताइश और काबिल तारीफ़ अमल है। प्रोफेसर, पाकिस्तान के मुआशी, मुआशरती, इखलाकी जो गवर्नेंस के जो इश्यूज़ हैं, रिश्वत, कमीशन, अनारकी, इन्हितात, इलाज मुआवजे की मुश्किलात, मेडिसिन की दलदल में ये फंसा हुआ ये सारा हमारा सिस्टम, लोग, मुआशरा। हमारे पास मुश्किलात से निकलने के लिए असातिज़ा, प्रोफेसर्स और 60% यूथ, इतनी बड़ी हमारे पास अफरादी कुव्वत मौजूद है, इतने बड़े तरबियत याफ्ता, तालीम याफ्ता हमारे पास माहिरीन मौजूद है। क्या हम पाकिस्तानी कभी खुशहाली का सूरज तलू होता देख पाएंगे? इंशाल्लाह जी, इस हवाले से मैं तो हमेशा पॉजिटिव माइंड रहता हूँ। हर देखें, हर एक कौम जो है वो मुश्किलात से निकल कर अच्छे हालात के अंदर दाखिल होती है। उनका कुछ पीरियड ऐसा होता है जिसके अंदर वो ज़्यादा मसाइल का शिकार रहती है, लेकिन बहरहाल अगर उनके यहाँ कमिटमेंट हो और वो सही रुख इख्तियार कर लें, कोई वजह नहीं है कि वो अच्छे हालात के अंदर दाखिल ना हो। और ये सारी जो जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया है, तो मैं ये सब चीज़ें जो हैं वो हम हासिल कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। और हमने बहुत सारे फील्ड्स के अंदर दुनिया के अंदर अपनी अचीवमेंट्स जो हैं वो की भी हैं, ऐसा भी कोई मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है, हमारा सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो मुआशी, अखलाकी, मुआशरती और मुआशरती सतह पे हमें नज़र आता है कि
हमारे यहाँ इतना बड़ा सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, हमारे सारे इदारे जो हैं मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि हम मसाइल की दलदल से निकलने नहीं पा रहे हैं। जी। तो ज़ाहिर बात है इसका कोई तो हल होगा। मेरे जहन में भी कोई हल है, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मैं यही समझता हूँ, हमारे जिस तरह साज़ा कराम ने हमें ये बात सिखाई, उन्होंने कहा कि भाई देखें, किसी भी मुल्क और किसी भी कौम का अपने शदीद से शदीद तर मसाइल से निकलने का वाहिद हल वो उनका तालीमी मैदान है। जी। आप अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर कर लें तो मेरा ख्याल है कोई वजह नहीं है कि हम इन मसाइल का मुकाबला ना कर सकें। हमारा असल में जो तालीम का निज़ाम है, अभी तक मैं समझता हूँ कि हमारे उस्ताद का फोकस भी, स्टूडेंट का फोकस भी, और हमारे जो पॉलिसी साज हैं, हमारे जो बड़े हैं, उनका फोकस भी इसी बात पे होता है कि एक हम नजरी तालीम फराहम कर रहे हैं। जी। ये जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है हमारा तालीमी इदारों के अंदर, और जिसे मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ एजुकेशन में ये बताया जाता है, ये हम पढ़ते हैं कि 1928 के अंदर अमेरिकन फ़िलासफ़र है जॉन डेवी, उसने ये तस्वर दिया था कि ये जो तालीमी इदारा है ये दरअसल मुआशरे का एक अक्स है, सही, मुआशरती मरकज़ है। देखें, दो गुना काम होता है तालीम और मुआशरे का। तालीम मुआशरे को सुधारने का काम सर अंजाम देती है, मुआशरा तालीम का बंदोबस्त करता है। जी। तो ये सारी ड्यूटीज़ जो हैं वो जो भी अदा करने वाले हैं वो अपनी ड्यूटी अदा करने की ठान लें अपनी जगह पर, तो कोई वजह नहीं है, कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी, हम इंशाल्लाह अपनी जगह पे आ जाएंगे, मेरिट पे आ जाएंगे और हम आगे तरक्की करना शुरू कर देंगे। तो उसमें मैं समझता हूँ कि शुरुआत आप यहाँ से करें। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि दूसरे इदारों की कोई अहमियत नहीं है, नहीं, हर एक फील्ड के अंदर हमें एनर्जेटिक होकर और इनोवेटिव होकर बहुत ही यानी हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ना होगा, तो इंशाल्लाह हम इसमें आगे भी कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं। प्रोफेसर साहब, मैं चूँकि आम आदमी हूँ तो मैं तो ये महसूस करता हूँ कि जी हमारी ज़िंदगी की जो गाड़ी है, सोसाइटी की, जो जिस ट्रेन पे ये सब सोसाइटी सवार है, उसकी तो सिमत ही दूसरी तरफ है, जाना हमने किसी और तरफ है, गाड़ी किसी और में बैठे हैं, तो ये खुशहाली कैसे आएगी? ख्वाहिश से तो नहीं आएगी। 76 साल गुजर गए हैं, ख्वाहिश की बुनियाद पे गुजरे हैं, तजर्बात की नज़र हो गए, और कितना अर्सा हमने तजर्बात और ख्वाहिशों पे, उम्मीदों पे सफ़र करना है। यकीनन ये ऐसी बातें हैं जो इंसान को मायूसी की दलदल के अंदर धकेल देती हैं। हमने वाक़या भी है, ऐसे ही है। और देखिए ना, आपके पास मेडिसिन, या तो आप हाथ नहीं लगा सकते, हाथ लगाते हैं तो वो उस पर ये डाउट है कि ये अव्वल है या 2 नंबर है। आपका जो हेल्थ सेक्टर पूरा अपने अस्पताल की मेडिसिन यूज़ नहीं करता। आपके तालीमी जो माहिरीन है, उनके बच्चे उनके इदारों में नहीं पढ़ते। आप बाजार से क्या खरीद रहे हैं? 2 नंबर पे खालिस का लेबल लगा हुआ है। मायूसी तो जाहिर भी मेरा ख्याल है ये तो सारी बातें आपकी जिस तरफ जा रही हैं ना जी साहब, जी, वो मेरा ख्याल है कि रूल ऑफ लॉ की जानब जा रही हैं। इसमें हमें ये तय करना होगा बहसियत कौम कि हमारा मकसद है क्या, हमने किस मकसद को हासिल करना है। देखें, हमारी जिस तरह हम कहते हैं कि हमारी नज़रियाती सरहदें हैं, हमारी जोग्राफियाई सरहदें हैं, हम ये पहले ये तय करें कि हमने जिस नज़रियाती सरहदों को पा लेने के लिए ये मुल्क हासिल किया था जी, क्या हम उस जानब हमने कोई कदम उठाया है या नहीं उठाया। सही, यकीनन ये आपकी यानी एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है जी। मुसलमान का मामला ही अलग है। असल में हम सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं हैं, हमें अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर जो मनसब अता किया है उसमें आप ये देखें कि अल्लाह ताला हमें वाज़ेह तौर पर ये मैसेज दे रहा है जी, क्या फ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। हमने अल्लाह ताला के यहाँ भी जवाब दे होना है, लेकिन जी, उसके साथ साथ एक और गलत फहमी, जब हम इन चीज़ों को बयान करते हैं कि और गलत फहमी हमारे यहाँ पैदा हो जाती है जी, वो ये होती है कि शायद हम इस दुनिया से अलग थलग होकर हम उसी अल्लाह ताला की रज़ा जुई के लिए बस इस दुनिया से अलग थलग होकर किसी अलग कोने में बैठ जाएं, या बिल्कुल ही बस इस दुनिया से कि किसी काम के अंदर, किसी मामले के अंदर कोई अपना रोल प्ले ना करें।
और इस तरह हम कामयाब हो जाएंगे, ऐसे नहीं। तो दूसरी तरफ आप देखें, हमारे लिए सबसे बेहतरीन मिसाल जो है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हम हर शुबा के अंदर अगर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को, आपकी ज़िंदगी की ज़िंदगी को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपना लें और ये देखें कि इस दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला ने हमें भेजा है तो किसी मकसद के लिए भेजा है, हमको रोल प्ले करें। तो उसमें हर एक फील्ड को अगर इस नहज के ऊपर उस्तवार कर ले तो मेरा ख्याल है कोई वजह नहीं है कि हम इसमें कामयाब ना हों। वजह तो बिलाशुबा नहीं है, मगर रोका किसने है कि हम उस हस्ती के रोल मॉडल को अपनाएं? हमें कोई रुकावट है? रुकावट यकीनन जो है वो देखें, मुआशरा जो है वो किसी एक फर्द से नहीं बनता जी, मुआशरा अफराद से मिलकर बनता है। बेशक। और आज के दौर में मुआशरे की जो कॉम्प्लिकेटेड शक्ल हम देखते हैं तो उसमें आप ये देखें कि मुख्तलिफ इदारे मौजूद होते हैं जी, जो हर एक उनके ज़िम्मे एक ड्यूटी होती है, जिस ड्यूटी को उन्होंने सारा अंजाम देना होता है जी, और अगर वो अपनी ड्यूटी के अंदर कोताही बरतेंगे, उसके अंदर अपने फ़राइज़ के अंदर गफलत बरतेंगे तो लाजमी अमर है हमारी सेमत मुतय्यन करने वाले जो इदारे हैं, जो हमारे बड़े हैं, वो अगर हमारी सेमत मुतय्यन करने के अंदर गलती करेंगे तो यकीनन आपकी बात दुरुस्त होगी। लेकिन अगर हम ये देखें कि हम ये तय कर लें बैसियत कौम कि हम अपनी सिमत का पहले तयन करें, अपने मकसद का तयन करें और मकसद का तयन करके फिर हम आगे बढ़ें और फिर कम अज़ कम जिस तरह कहते हैं ना, हमारे एक टीचर हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको कायम दायम रखे, डॉक्टर नबी बख्श जुमानी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर नबी बख्श जुमानी साहब इस वक्त इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं। ठीक। वो हमें फरमाया करते थे कि देखें कुछ मुआशरे के पहलू ऐसे होते हैं जिनके ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप एक नेशनल एजेंडा तय करें। आप चाहे जिस तरह आप आगे बढ़ते रहें, आपके सियासी इख्तलाफात हों, आपके जहां पर भी इख्तलाफात हों, लेकिन कम से कम उस सिमत को आप तय कर लें, उसके ऊपर एक फैसला कर लें कि हम सब जो है इस कम से कम इस मामले में हम मुत्तफिक हैं और हम इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो मेरा ख्याल है प्रोफेसर आपने खुद पढ़ा और बड़ी शख्सियात की निगरानी में भी आपने तालीम पाई। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या हमारा कोई एजेंडा और सिमत है? सही, मेरा ख्याल है कि सिमत तय करने की कोशिश की जा रही है, कर भी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी राय नहीं है कि मुखलिस लोग, पढ़े लिखे लोग हर तबके के अंदर मौजूद भी हैं जो ये ख्वाहिश भी रखते हैं। और देखें मलिक साहब, ये जो जिस तरह हम कहते हैं कि खैर और शर का मुकाबला, ये तो हमेशा रहता है, रहेगा। सही। ये अलग बात है कि कुछ वक्त के लिए बंदे को ऐसे महसूस होता है कि जो शर है, जो बुराई है, वो गालिब आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि जो खैर के चाहने वाले हैं या जो इस्लाह के दावेदार हैं और जो अपने ऊपर यकीन रखते हैं कि हम इस मामले में खैर पर हैं, हक पर हैं, जो हमारी सोच है वो बेहतरीन सोच है, हम इसमें कामयाब ज़रूर होंगे, यकीन होना है, तो ये जो एक कशमकश है, हम उस कशमकश के दौर में हैं। मेरा ख्याल है कि हर तबके के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ये कोशिश कर रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि जिसमें हम बहुत बेहतरीन शक्ल इख्तियार कर लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यही बात एक और अंदाज से करता हूँ। हमारे प्राइमरी स्कूल, मिडल, हाई स्कूल्स, कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटियाँ, यहाँ जो कुछ पढ़ाया और सिखाया जा रहा है, क्या उसकी हमारे मुल्क और कौम को आज के हालात के अंदर ज़रूरत है? यकीनन तालीम का निज़ाम ही ऐसा होता है जो आपके मुआशरे के अफराद की तरबियत करता है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अफराद की तरबियत होती है तो मुआशरा बनता है। तरबियत याफ्ता अफराद होंगे, एक बामकसद तालीम आप उन्हें फराहम करेंगे, तो यकीनन वो जो अफराद बाहर जाकर किरदार अदा करेंगे तो वो भी एक मुस्बत किरदार होगा, एक पॉजिटिव होगा, एक क्रिएटिव होगा, एक तामीरी किरदार होगा। तो उस बुनियाद पर वो आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, ये जो आपका सवाल है कि क्या हमारा जो तालीमी निज़ाम है, मैं अगर इसको इस तरह बयान कर दूँ, हमारा तालीमी निज़ाम
इस वक्त यानी मौजूदा वक्त के तकाज़ों के ऊपर पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा। आप प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक चले जाएं तो यकीनन इसमें नकायस हमें नज़र आते हैं, नकायस मौजूद हैं। उसमें सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब हम देखें तालीम 3 हिस्सों के अंदर आप तकसीम कर लें, बहुत सादा सी बात है जी। आप तालीम के ज़रिए से नॉलेज फराहम करते हैं, आप स्किल्स फराहम करते हैं, उन्हें महारत फराहम करते हैं। ठीक। और मैं समझता हूँ कि आखिर में हम इसे बयान करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ पहले दोनों हिस्सों को जो वैल्यूएबल बनाता है, जो फैक्टर वैल्यूएबल बनाता है, वो आखिरी फैक्टर है, उसे हम कहते हैं वैल्यूज। सही। वैल्यूज के अंदर आपने अपने अफराद की तरबियत करनी है कि आपने उनको मैसेज क्या देना है, अपनी नई नस्ल को क्या मैसेज देना है जी। उस नई नस्ल को मैसेज देने के लिए मुझे बतौर रोल मॉडल किरदार अदा करना होगा। रोल मॉडल का किरदार अदा करने के लिए हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर कौन है? हमारा टीचर है जी। मेरा ख्याल है हम इसके ऊपर आ जाएं, हम अपने सारी चीज़ों को छोड़ दें, अपने टीचर को उस लेवल के मुताबिक आप दुनिया के अंदर देख रहे हैं, उस लेवल के मुताबिक आप टीचर मुंतखब करके आप अपने इदारों को फराहम कर दें, आपको ज़्यादा तगो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये टीचर खुद ही, और मैं समझता हूँ आज तक भी जितना कुछ हमने हासिल किया है इसके अंदर टीचर के किरदार को आप मिनहा नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। वो भी एक दौर था जब हमारे यहाँ 16% जो खानगी की शरह होती थी, लेकिन आज माशाल्लाह आप 64-65% के ऊपर खानगी की शरह आप हासिल कर चुके हैं। तो इसका मतलब, या आप पार्टिसिपेशन रेट को देखें, पंजाब में तो 93-94% हमारा पार्टिसिपेशन रेट है। और इसी क्वांटिटी के अंदर से क्वालिटी भी हमें हासिल हो रही है, ऐसा कोई मसला नहीं। आप दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देखें, आप अपने स्टूडेंट्स का डाटा उठाकर देखें, आप अपने उन नौजवानों का डाटा उठाकर देखें जो बाहर जाकर बड़े बड़े इदारे, मसलन सर्न है, एक नाम लिया जाता है, एक साइंसी तहकीक का इदारा, उसके अंदर भी आपके लोग वहाँ जाकर काम कर रहे हैं, इन्हीं स्कूलों से पढ़ लिख कर गए हैं, वहाँ जा रहे हैं, और उनके देखा देखी और लोग भी मेहनत कर रहे हैं। मायूसी का अंसर अगर आप एक साइड पर रख दें तो इंशाल्लाह इसी सिस्टम से, हाँ, जहाँ तक इस्लाह की बात है तो इस्लाह की गुंजाइश मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि हमें अब इस बात से निकल आना चाहिए। बड़ा एक मसला है, हम उसे कहते हैं थ्योरी प्रैक्टिस गैप है, कि हमें पढ़ाया कुछ जाता है जी। जब हम प्रैक्टिस के अंदर जाते हैं, प्रैक्टिकल जाते हैं, और ये फिनोमेना हमारे हर शोबे के अंदर हमें नजर आता है। टीचर को देखें, ट्रेनिंग करके आता है जी, इतने मतलब साल लगा कर वो ट्रेनिंग क्यों, लेकिन जब क्लासरूम के अंदर आता है तो बिल्कुल वही पिछले 50 साल वाले तरीकों को अपना कर वो बच्चों को नजरी तालीम, ज़बानी तालीम, तकरीर करके वो तालीम फराहम कर रहा है। नहीं, इसमें आप कोलैबोरेट करें, एक दूसरे की कमी कोताहियों को देखें, और इस बात को बुनियादी तौर पर तस्लीम करें कि अगर मेरे अंदर किसी किस्म के नक्स की निशानदेही कोई कर रहा है और वो मुझसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो मुझे भी उसको फॉलो करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके दूसरी दुनिया के ममालिक के साथ भी, दूसरी दुनिया के नौजवानों के साथ अपने नौजवानों को तैयार कर सकते हैं, और अपने इदारों को, अपने क्लासरूम सेटिंग्स को इस तरह बना दें जो इस वक्त के हालात के तकाज़ों के मुताबिक है, ताकि हमारा बच्चा जब बाहर निकले तो। जी, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर। यकीनी तौर पर आपने अब उस मर्ज की निशानदेही कर दी जो हमारे रास्ते की रुकावट है। आप बड़े शख्स हैं, आपकी टीम, आपके साथी बड़े बड़े नाम हैं, आपकी पूरे मुल्क में असातिज़ा हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चर्स हैं, उनकी पूरी एक टीम है। क्या कभी ये जो मर्ज आपने अभी बयान फरमाई, जो कौमी तरक्की में एक रुकावट है, गड्ढा बना हुआ है, कभी इसके इस्लाह के लिए आपने कभी आवाज़ उठाई अपने फोरम पे? आपकी टीमों ने, आपके फोरम्स हैं, आपके प्रोफेसर्स के फोरम है, असातिज़ा के फोरम है, कि जी कौम को किस तरफ धकेला जा रहा है, कभी आपने आवाज़ उठाई है? जी बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मेरा बस चलता है और जहाँ तक मेरी कैपेसिटी है, आपकी तो मैं जहाँ पर बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। तो
देखें, उसमें तो तनख्वाह के बढ़ाने के लिए तो वो तो आवाजें उठती हैं, छोड़ें उसको, ये जो बुनियादी बात है। आप जिस बात की निशानदेही कर रहे हैं, मैं समझता हूँ, मैं बजाते खुद और मेरे साथ एक दूसरे दोस्त हैं, डॉक्टर जवेद शेख साहब हैं, आप उन्हें जानते होंगे, शुमारियात के टीचर हैं। मैं समझता हूँ कि हम ये दो बंदे थे जिन्होंने ये जो हमारी जो ये एसोसिएशन है, इसको नए खतूत पर उस्तवार करने के लिए हमने सबसे पहले एक बात की। हमने कहा यार, आपका फोकस जो है यकीनन ऐसा होना चाहिए कि आपका फोकस टीचर्स बिरादरी की फलाह व बहबूद है। आप ये दावा करते हैं कि हम गवर्नमेंट से हुकूक लेकर आपको फराहम करने की जिद्दोजहद करते हैं, तो इसलिए आप हमारे हाथ मजबूत करें। तो हमने कहा यकीनन ये बात भी आपकी जिम्मेदारियों में शामिल है, लेकिन क्या कभी आपने ये भी सोचा है कि हमारी टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट मजबूत हो जाए? हमारा टीचर जो है, जो जिम्मेदारी हमारे टीचर के साथ लगाई गई हैं, वो टीचर, क्या हमारे जिम्मे जो जिम्मेदारियां आयद की गई हैं, क्या आपकी एसोसिएशन क्या इसके ऊपर भी कोई काम करती है? मसलन आप देखें, अमेरिका के अंदर एक अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हेड मास्टर्स, ये आपको मिलेगा, और वहां आपको हमें भी है वहां, मैं आपको क्या बात कर रहे हैं, उनका रोल और हमारे यहाँ जो एसोसिएशन उसके रोल के अंदर एक फर्क नजर आता है। सही, वो अपने मसाइल जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं उनके ऊपर अगर आप देखें तो उनके रिसर्च स्टडीज जो हैं वो हमें नजर आती हैं, और इतनी इन डेप्थ स्टडीज जो है वो हमें देखने को मिलती हैं कि बंदे का जो नुक्ता नजर है, जिस तरह आपने फरमाया कि वो एसोसिएशन के हवाले से वो इंसान सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि भाई ये एसोसिएशन का बुनियादी तौर पर काम क्या होता है। तो मैं समझता हूँ ये भी होना चाहिए। हमारे जिम्मे जो जिम्मेदारियां हैं, हमारी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, हमारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट आइडेंटिटी है, सही, वो हमारी बेहतर हो कि हमारा एक टीचर जो है किस तरह गया। मैं समझता हूँ इस हवाले से एक मुस्बत पहलू जिसे मैं बयान कर सकता हूँ, वो ये जरूर है कि 2003 के बाद से, जब से डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने हमारे यहाँ आला तालीम का एक ट्रेंड यहाँ डेवलप किया हायर एजुकेशन कमीशन के हवाले से, तो मैं समझता हूँ उसका असर अब कॉलेजेस की हद तक, जहाँ तक मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ वहाँ पर भी नजर आ रहा है। आपको बहुत हाई क्वालिफाइड टीचर्स जो हैं अब आपको मिल रहे हैं। ऐसे नहीं है कि आप एक क्वालिफिकेशन को आप अचीव करते हैं तो उसका आपको फायदा या आपके स्टूडेंट्स को फायदा नहीं होता, ऐसे हरगिज नहीं है। बिल्कुल। हाँ, अलबत्ता ये है कि अभी भी डेफिशिएंसीज मौजूद है, वो हमारे पूरे ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है। मसलन हम पिछले दिनों एक कॉलेज में गए, वहां की प्रिंसिपल साहब हो रही थी, वो फरमा रही थी कि पहले मेरे पास 1000 के करीब बच्चों की तादाद थी, अब मेरे पास जनाब वो 400 के करीब बच्चे रह गए हैं। उसने जिस चीज को पिन पॉइंट किया वो ये था, मुख्तसर मैं अर्ज करूं, उसने कहा प्राइवेट एकेडमीज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अपने दाखिले कर लेते हैं जो ही बच्चा मैट्रिक का इम्तिहान पास करके आता है, और मैं इंतजार कर रही हूँ कि जब सितंबर आएगा तो उस वक्त जब मैं जनाब मैं जाकर बच्चों को दाखिल करूंगी तो उस वक्त तो मेरे पास जो स्टफ बच जाता है बच्चों का, वो तो बकिया बचने वाले जो गरीब तालिब इल्म जो जिन्हें दाखिला कहीं नहीं मिलता, दाखिला ले नहीं तो सकते, वो फिर हमारे पास आ जाते हैं। तो इन चीजों को किसने ठीक करना है? ये एक पूरी एक डायलॉग है, पूरे डायलॉग है जिसमें सबको शरीक होना पड़ेगा, सबको शरीक। प्रोफेसर साहब, आज 2 खबरों ने मेरा दिल जो है वो छोटा कर दिया। एक खबर मैंने पढ़ी कि आज BZU मुल्तान के प्रोफेसर साहब, उनके खिलाफ एक हरासमेंट की एप्लीकेशन है और वो अपनी इंक्वायरी कमेटी को पेश होंगे। दूसरी मैंने एक वायरल वीडियो देखी जिसमें एक स्टूडेंट फीमेल बच्ची जो है वो अपने प्रोफेसर को फाइलें मार रही है। ठीक है, अब ये जो वाकयात हैं ये तालीम के रास्ते में रुकावट का नाम नहीं है? मेरा ख्याल है कि जिस सिंध में हम जा रहे हैं, जो फैसले हमने किए हुए हैं जी, तो ये उनका एक अल्टीमेट रिजल्ट तो है, ये आपको मानना पड़ेगा जी। देखें, आपकी पॉलिसीज के अंदर भी तो एक वो नजर आता है ना कि एक बड़ा गैप नजर आता है। मसलन आपने एक फैसला किया हुआ है, आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के फैसले को उठाकर देखें,
आप छठी क्लास के बाद को यानी छठी क्लास से जी आप को एजुकेशन नहीं लगा सकते स्कूलों में। जी लेकिन जो ही आप कॉलेज एजुकेशन के अंदर आते हैं, हायर एजुकेशन के अंदर आते हैं, जी तो आपने को एजुकेशन का सिस्टम शुरू कर दिया है। जी मेरा मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि मैं किसी पॉइंट को पिन पॉइंट कर रहा हूँ या मैं कोई अपनी नजरियाती एक 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 कंसेप्ट बयान कर रहा हूँ, नहीं। देखें, आपके पास गर्ल्स कॉलेजेस भी मौजूद हैं, जी बॉयज कॉलेजेस भी मौजूद, लेकिन आपका दूसरा सवाल ये होगा कि यूनिवर्सिटीज के अंदर भी तो फिर ये को एजुकेशन हो रही है, फिर आप क्या करें? चलें, इस चीज को आप रहने दें। आप मजबूरी की शक्ल में आप ये कहते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, जी मैशत हमारी मजबूत नहीं है, तो इतने बड़े पैमाने पर हम अलग अलग इंतजाम नहीं कर सकते। सबसे बड़ा जो एक मौके बयान किया जाता है को एजुकेशन में, वो यही होता है कि वसाइल नहीं है तो हम इस तरह बच्चियों को तालीम से दूर तो नहीं रख सकते, ऐसे ही है। सही। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये इस तरह के वाकयात जो हैं वो जब रूनुमा हो जाते हैं तो उसका मैं समझता हूँ एक ही हाल है। भाई देखें, फिर वहीं पर आप आ जाएंगे कि रूल ऑफ लॉ। एक तो पहली बात ये है कि मैंने जो पहले बात की थी, आप टीचर को रिक्रूट कर रहे हैं जी आप टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर देखें, आप उसमें ऐसा सिस्टम बनाएं कि आप ऐसे तरीके से टीचर्स को सामने लेकर आएं जो वाकयातन एक मकसद लेकर इस शोबा के अंदर आ रहे हो। दूसरी बात यह है कि जब ये वाकया हो जाए फिर आप दरअसल मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप रिक्रूटमेंट के प्रोसेस की बात फरमा रहे हैं, जी जिस प्रोसेस को अबूर करके आप इस मनसब पर फायज हुए हैं, जी ये ठीक है या गलत है? मैं समझता हूँ ये आपने बड़ा मुश्किल सवाल किया है। मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के जी जरिए से हाँ बहुत सारे लोगों को पूरे पंजाब में हम लोग compete करके आते हैं कॉलेज जी सतह पे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मसला यही आ जाता है कि आखिर वो कौन से इंडिकेटर्स हैं जिसकी बुनियाद पर हम इस बात का फैसला करें, इस बात का तयन करें जी कि हम जहाँ ये देख रहे होते हैं कि हमने कितना प्रोफेशनली या एक नॉलेजेबल पर्सन को हमने अपने कॉलेज के अंदर भेजना है, सही तो वहीं पर एक पहलू उसका अखलाकी पहलू भी है, उसके ट्रेड्स भी हैं, जी उसकी शख्सियत भी है। ऐसे- मैं समझता हूँ इसका अंदाज़ा लगाने के लिए भी हमारे पास कोई ना कोई ज़रूर मैकेनिज्म होना चाहिए और इन चीज़ों को भी मद्देनजर रखकर ऐसा टीचर आप मुंतखब करें। इसके बावजूद देखें, इस तरह के वाकयात जो हैं आपको नजर आते हैं, नजर आते हैं, हर माशरे में नजर आते हैं। आए रोज नजर आते हैं, और नजर आते हैं। तालीमी इस तरह इदारों में बड़ी तेजी के साथ उसकी वजह ये होती है कि वो यहाँ वहाँ जो इंटरेक्शन होता है वो माहौल बहुत आसान होता है साजगार और होता है। उसके बाद अलावा जो ये आपकी मोबाइल टेक्नोलॉजी है, ये मोबाइल एक्सेस है, जी ये इतनी ओपन हो चुकी है। अब आप देखें कि हमारे कॉलेज में जी ये पिछले 1-2 साल में आपने भी सुना होगा, हमारे एक कॉलेज टीचर को सिर्फ इस वजह से मसाइल का सामना करना पड़ा कि उसने एक बच्चे से मोबाइल ले लिया था। उसे कहा था कि मोबाइल आप यहाँ पर क्यों चला रहे हैं, मोबाइल के ऊपर पाबंदी है, और उसे बाद में इतने मसाइल का सामना करना पड़ा। अब यकीन जाने कि इस वक्त जो है हमारे आंखों के सामने बच्चे जो हैं वो मोबाइल के ऊपर गाने लगा कर फिर रहे होते हैं, लेकिन हमारी जो कैपेसिटी है वो फिर वहाँ पर हम अपने आप को रोक लेते हैं कि हम जनाब इनको किस इसका तरीके मतलब से- ये हुआ कि बच्चे आपके उस्ताद हुए, बच्चे आप तो फिर बच्चों से पूछ के फिर बातें देखिए, करते इसके होंगे। लिए वही बात आ जाती है कि आप एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाएं। आपने बच्चों को किस हद तक इजाजत देनी है, किस हद तक इजाजत देनी है, टीचर ने उसके साथ कैसे बिहेव करना है, उनको किस तरह की सजा देनी है, ये सारी चीजें इसके ऊपर पूरी इम्प्लीमेंटेशन। डॉक्टर साहब, आपका मुल्हिका जिला बखर है, जी वहाँ क्लास में बच्चों को मोबाइल फोन लाने की इजाजत नहीं है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इसका मैं नहीं समझता हूं इसका कि मतलब हमारे ये लोग- हुआ कि वहाँ हमें जो नहीं कॉलेज होना चाहिए। इंतजामिया जो है वो आपसे ज्यादा विजिलेंट है, अपने पेशे से ज्यादा कमिटेड है, और उसके बच्चे जो है वो भी अपने काम से ज्यादा मुखलिस है। मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि अगर वहां पर एक अच्छा माहौल उन्होंने डेवलप कर लिया है जी तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं उनके साथ मुकाबला करूं, मैं जिद पे अड़ जाऊं कि नहीं हमारे यहाँ सही हो रहा है। नहीं, हम भी कोशिश कर रहे हैं,
हम हर दफा इस बात को तय भी करते हैं कि इस दफा जो है हम इन चीजों के ऊपर अमल करेंगे। देखें ये सारा काम कोऑर्डिनेटेड होता है। डॉक्टर साहब आपने देखा कि हमारे मुल्क में तजर्बात होते हैं जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, BS क्लासेस हमने शुरू की, जो भी यूरोप से हमें ट्रांसफर होता है हम उसको अपना लेते हैं। हमारे पास उस किस्म का माहौल तो प्रोवाइड होना चाहिए था जो हम करना चाहते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हूँ, मैं तो आवाज बुलंद कर रहा हूँ कि ये गलत हो रहा है, जो गलत हो रहा है उस पर मैं आवाज बुलंद कर रहा हूँ। क्योंकि और मैं आपसे भी चाह रहा हूँ, आपके लिए तो बहुत आसान है ना कि आप सिर्फ कह दें। नहीं इतना आसान नहीं है, सबसे मुश्किल आवाज बुलंद करना है। अच्छा चले, हाथ कलम रखना है या हाथ कलम रखना है। मैं समझता हूँ कि ये एक कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर एंड जो दूसरा अमला है उन सब के दरमियान एक तामुन की फिजा मौजूद हो और एक फैसला कर लें और उस फैसले के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद कर लें, तो मेरा ख्याल है कोई वजह नहीं। उसकी वजह फिर आप सवाल वहां पर भी उठता है। अब देखें हमारे कॉलेज के अंदर सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड है। जब हम प्रिंसिपल साहब से ये अर्ज करते हैं सर हमारे यहाँ सिक्योरिटी के मसाइल ज्यादा हैं तो आप इसका कोई बंदोबस्त करें, तो वो आगे से मुआशी जो मसाइल हैं गवर्नमेंट आगे वो इतने बंदे देने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नमेंट ने आपको फंड दिए हैं और उसके साथ आपको इख्तियार भी दिया है। आप अपनी जो एक्सपेंडिचर है उसको खुद आप मेंटेन कर सकते हैं। आपको गवर्नमेंट ने नहीं रोका कि आप सिक्योरिटी गार्ड ना रखें, आप सिक्योरिटी कैमरे ना लगाएं। नहीं सिक्योरिटी कैमरे मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे कॉलेज में मौजूद हैं। गवर्नमेंट ने आपको मुकम्मल बाइख्तियार किया फंड्स देकर। नहीं फंड्स मेरा नहीं ख्याल के इतने फंड्स कॉलेज आपके पास 18 फंड्स बच्चे खुद देते हैं। डॉक्टर साहब एक स्टूडेंट आपको 18 फंड्स देता है। चलिए जी, मेरा तो इसमें कुछ ज्यादा तजर्बा नहीं है, मैंने नहीं देखा कि कितने फंड होते हैं। ज़ाहिर है हम तो प्रिंसिपल साहब के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। जहां पर जो फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात आती है, जहां पर मेरा किरदार होता है, मैं तो वहां पर स्टूडेंट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए मैं प्रिंसिपल साहब के साथ होता हूँ। प्रोफेसर आजकल माह रमजान है, नेकियों का मौसम है, आप भी लुत्फानंदोज हो रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं सादा सा सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि जहाँ आप पोस्टेड है, जहाँ आप तारुफ है, जो आपका इदारा, उस इदारे का तालीमी निज़ाम, इंतज़ामी सिस्टम, इखलाकी माहौल पर आप कितने फीसद मुतमईन हैं कि तलबा और तालिबात का मुस्तकबिल यहाँ महफूज है? देखिए जी, मैं तो अपनी कैपेसिटी में ये बात करूँगा, मैं इस वक्त तक मेरी जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पहले BA की क्लास होती थी, BA तक मैं अपनी क्लासेस को मैनेज करता था। जब से ये BS आई है उसमें मुझे भी क्लासें दी गई हैं। कुछ क्लासें मैंने एजुकेशन के हवाले से पढ़ाई हैं, कुछ साइकोलॉजी के हवाले से मुझे असाइन की गई थी, मैंने पढ़ाई हैं। अभी रिसेंटली जो है एक हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन के हवाले से भी एक क्लास मुझे दी गई। को टाइम तो ये नहीं पूछा जा रहा कि आपकी जिम्मेदारी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ ये टाइम गुजारा है और मैं समझता हूँ अगर आप अपने जवाब देंगे तो फिर बाकियों को यही समझ जाएगा कि वहाँ आपका चीज को मैं नहीं जानता, मेरी आंखों के सामने उस प्रोफेशन में रहते हैं, काम करते हैं, आपका सारा सिस्टम वही है, तो मैं तो पूरे मैं कह सकता हूँ कि मैं समझता हूँ कि मैं कम से कम 80% तो मुतमईन हूँ। ऐसा कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे कॉलेज में अच्छा माहौल है, स्टूडेंट टीचर्स का भी आपस में बेहतर माहौल है। हाँ, किसी जगह पर कोई मसला सामने आता है तो उसके ऊपर हमारे प्रिंसिपल आप 20% तो उस राय से एग्री है जो मेरी राय है या औरों की राय है? कुछ मसाइल आपके नजदीक 20% तो प्रॉब्लम है, तो है। शायद मैं आपसे देखिए जी, जहाँ 3-4 हजार तालिब इल्म रोजाना एक कॉलेज के अंदर दाखिल हो तो आप ये कहें कि वहाँ 3-4 हजार नहीं दाखिल होते, BS क्लास के अलावा दाखिल कोई नहीं होता, चंद क्लासें दाखिल होती हैं। ऐसे ना कहें, मैं खुद FA/FSC पिछले दिन बच्चों ने रोड ब्लॉक किया कि हमें तो कॉलेज में आने दिया जाए। वो स्पोर्ट्स डे था जी, वो स्पोर्ट्स डे था, उसमें आप देखें ना, यहीं से मसला, जब हमने एक फैसला किया कि वर्दी के बगैर कोई बच्चा नहीं आएगा, कार्ड के बगैर कोई बच्चा नहीं आएगा, सिर्फ स्पोर्ट्स के दिन में
लाजमी अमर है, कम से कम ये तो प्रैक्टिस करके जब देखें। आप पूरा साल आपने वर्दी फ्री की हुई है, उससे बाद में उन्हें जब भी आपने हमने पूरा आने साल दिया, मोबाइल लेकिन फ्री एक किया मैसेज हुआ है। दिया गया, एक जी। मैसेज दिया गया कि आप इन दिनों में, हाँ जी क्योंकि उसमें सर ज्यादा अमकान होता है ना कि बच्चे जो है अपनी क्लासों से बाहर होते हैं, जी तो उसमें ज्यादा अमकान होता है कि वो आउटसाइडर्स आ जाते हैं। तो कम से कम इसमें तो हम अपने, उन्होंने तय किया, अपनी कॉलेज काउंसिल में ये तय हुआ कि जनाब आप ये फैसला इम्प्लीमेंट करें, तब हम बेहतर तरीके से सपोर्ट करें। डॉक्टर साहब आजकल, जब हमने ये किया तो आपने देखा अच्छा। बच्चों ने ये तय किया हुआ कि हमने नहीं आना। डॉक्टर साहब आजकल ये सारी आपके चीजें देखना होता है। प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन डेरा डिवीजन के इलेक्शन हो रहे हैं, जी बिल्कुल, और दोनों सदारती उम्मीदवार जो मद्दे मुकाबल हैं उनका ताल्लुक लिया से, आपके कॉलेज से। जी बिल्कुल। जाहिर है वो इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में दोनों पैनल पूरे डिवीजन में जाते होंगे। बिल्कुल जाते हैं। डेफिनेट ये है कि छुट्टियां लेकर जाते होंगे कैंपेन के सिलसिले में। जब उन्हें जाना पड़ता है तो वो मैं यकीन से कह जी सकता हूँ जी कि बिल्कुल, आप सही फरमा वो रहे हैं, छुट्टी ऐसा लेकर कोई जाते नहीं। होंगे। अब उनके साथ इंतखाबी मुहिम में उनकी टीम भी साथ जाती होगी, उनके साथी प्रोफेसर भी साथ जाते होंगे। अब ये जो एक पैनल, दूसरा पैनल इंतखाबी मुहिम पे गया, अब वो जो बच्चे उनके पीछे थे, जो उनकी जिम्मेदारी थी, उनके मुस्तकबिल को जो आपकी इलेक्शन ने नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया, उसका जिम्मेदार कौन है? मेरी बात सुने सुनाए। कि एक तो पहली बात ये है कि एसोसिएशन जो है वो इन चीज़ों का ख्याल रखती है कि ऐसे सीजन के अंदर आकर उन्होंने इलेक्शन के इनेकाद का फैसला किया, जो आमतौर पर हमारे यहाँ कॉलेजेस में वो सीज़न होता है। आप देखें कि 1 महीना रह गया है FSC के एग्ज़ाम के अंदर, ये क्लासें जो हैं तकरीबन अपने कोर्सेज कंप्लीट करके वो जा चुके हैं। दूसरी बात जो आपके पास अब BA भी है और BS भी क्लासेस BS है, मैं आपको बताता हूँ। अब आप देखेंगे BS में भी अक्सर के या तो सेमेस्टर्स के इम्तिहान चल रहे हैं, या कुछ ऐसे हैं जिनके अभी क्लासें लग रही हैं और उनके इम्तिहान भी बिल्कुल होने वाले हैं। कुछ अभी आ जाएंगी, वापस आ जाएंगी इम्तिहान देकर। लेकिन आप ये देखें कि जो टीम उनके साथ जाती है उसमें आप ऑब्जर्व करके देख लें, हमारे दोनों भाई हैं ये जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनके साथ ज्यादा से ज्यादा कॉलेज से, हमारे कॉलेज से ज्यादा से ज्यादा कोई एक बंदा होगा, वो एक ही कीमत, एक बंदा होगा, 2 बंदे, वो एक है वो 2 है, वो दोनों। देखें मेरी बात सुने कि मेरे एक दोस्त हैं जी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उन्होंने कहा मेरे पास हमारी यूनिवर्सिटी में एक फिनलैंड से प्रोफेसर है जी, उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा जी कि हम एडमिनिस्ट्रेशन में हम अपने टीचर को उसके पीरियड चेक नहीं करते, हम उससे प्रोवाइड कर देते हैं, ये आपका सिलेबस है, ये आपका कोर्स है, ये आपकी ड्यूटीज हैं, आप और आपके स्टूडेंट्स। वो कहते हैं मैंने उसके ऊपर सवाल किया, मैंने कहा हाउ इज इट पॉसिबल टू मैनेज द क्लासेस इन दिस वे, दिस इज ए ह्यूमन सोसाइटी। उसने मुझे जो जवाब दिया दोस्त ने, उसने कहा कि उस बंदे ने मेरे इस सवाल को अहमियत ही नहीं दी। उसने कहा यंग मैन यू शुड कम एंड ऑब्जर्व योरसेल्फ। डॉक्टर साहब इसका मतलब खुद देखो, देखें आपको उस्ताद के ऊपर एतबार भी करना पड़ेगा, उस्ताद के जिम्मे ड्यूटी लगाई है आपने, सेमेस्टर सिस्टम है, आपने इनका कोर्स कवर कराना है, वो जिम्मेदार है, वो अपने जो क्लासेस हैं वो मैनेज करेगा, वो क्लासेस मुकर्रर होती हैं, वो बाद में भी वो मैनेज कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि ये इतना बड़ा इशू नहीं है, अगर आप टीचर के ऊपर एतमाद करें, वो अगर कमिटेड है, हम तो काम करते करना हैं, चाहता है, वालिदैन तो टीचर पे एतमाद करते हैं कि अपने बेटे और बेटियां आपके हवाले कर देते हैं, हम तो करते हैं। मेरा ख्याल है आप BS क्लासेस से ना जी जाके इस बात का पता करें जी कि देखें ये कॉलेज में भी क्लासेस हो रही हैं, उसके साथ आपकी यूनिवर्सिटी भी है, आपकी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत भी यूनिवर्सिटी चल रही है, कई कैंपस चल रहे हैं जी। आप एक कंपैरेटिव स्टडी जो है वो आप मैनेज कर लें। आप देखें बच्चे जो हैं वो किस कॉलेज के बच्चे या यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हैं वो अपने टीचर से सेटिस्फाइड हैं। मैं कहता हूं, मुझे ये दावा है कि हमारे कॉलेज के टीचर से हमारे स्टूडेंट ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे इंशाल्लाह। ये तो आपका दावा है और हम उसको तस्लीम करते हैं और सराखों पे रखते हैं आपके दावे को, मगर मैं तो ये, मेरा ख्याल है कि काम करते हैं अपने BS के जो लेक्चर्स हैं वो टीचर्स, मेरा नहीं ख्याल कि अपनी किसी, मगर आप जो फिनलैंड के प्रोफेसर साहब की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा वो तो सा एक मैं आला निजाम वहीं का वहीं है। अटका हुआ हूँ
उनके पास गोया के डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस डीपीआई की सीटें नहीं होंगी, जो आपको हर बार चेक करते हैं और उसके बाद आपको 100% मार्क्स देते हैं कि लिया कॉलेज, चौकाज़म, फतेहपुर करोड़, एवरीथिंग ऑफ। देखिए वो तो अगर आप टीचर असेसमेंट की बात करें तो हमारे यहाँ असेसमेंट का निजाम जो होता है वो एसीआर की बुनियाद पर होता है। एसीआर लिखी जाती है, आपको पता है। मैं वही बता रहा हूँ ना कि वो होती है एसीआर लिखवाने वाले के और घर ये अपने हाथ में सिस्टम ACR काफी होता है। आउटडेटेड हो चुका है जी। मैं समझता हूँ कि दुनिया से मुकाबला करके एक प्रोएक्टिव किस्म का सिस्टम जो है वो लागू करना चाहिए कि जिसमें आप सही तरीके से एक टीचर की असेसमेंट करें, देखें कि इसने इस पूरे साल के दौरान क्या किया है, इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, इसका प्रोडक्ट कैसा है जो इसने बच्चे तैयार किए हैं, इसके ऊपर आना चाहिए। डॉक्टर साहब, सारी चीजें मेरे करने के लिए ये आगाज आप लिया से कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, लिया से हमारे प्रिंसिपल साहब ने पिछले साल भी ये एक बात चलाई थी। उन्होंने कहा जी देखें टीचर्स को भी इंसेंटिव्स की जरूरत है कॉलेज सतह पे, यानी उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, लेकिन उसकी उस हौसला अफजाई का एक पूरा मैकेनिज्म होना चाहिए। सही। वो मैकेनिज्म ये है कि आप तय कर लें, आप एक कोई क्राइटेरिया सेट कर लें कि जिस क्राइटेरिया के ऊपर आप परख कर मेजरमेंट करके आप मुझे टीचर्स आइडेंटिफाई करके दें, मैं उसके लिए इस कॉलेज सतह पे भी मैं उसके लिए यानी इनामात का ऐलान करूंगा, इनामात उन्हें फराहम करूंगा, उनकी हौसला अफजाई करूंगा। मैं समझता हूँ ये बड़ा गोया के फंड्स तो मौजूद है ना, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड रखे जा सकते हैं। फंड्स आप जब हम बात करते हैं कि फंड मौजूद है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक ट्रॉफी या कोई एक सूट कपड़े का अगर वो लेकर दे देंगे तो उनके पास बड़े फंड मौजूद है। देखें अभी स्पोर्ट्स की बात। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए जी, प्रोग्राम हमारे का वक्त खत्म हो गया, ये बताइए हमारे यहाँ 1500 से ज्यादा स्कूल्स हैं और 20 कॉलेजेस। लिया भी जी, लिया में 1500 से ज्यादा स्कूल है और 20 हमारे यहाँ कॉलेजेस हैं। 20 कॉलेजेस में करप्शन और बद इंतजामी की खबरें और दरखास्त बाजियां 1500 स्कूलों की निस्बत ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर मेहरबान नजर रखने वाले भी बहुत होते हैं, वगरना ऐसा कोई मसला नहीं है जी। आप वहां भी जाएंगे तो आपको ये मुआशरे का मुश्तरका मसला है, किसी न किसी दर्जे में आपको चीजें मिल जाएंगी, वो तो होता है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फुल प्रूफ सिस्टम होना चाहिए। मैंने कम से कम टीचर का तशख़्ख़ुस मजरू होता है, ऐसे ही है, जाहिर बात है। मैं तो देखिए मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। पिछले दिनों मुझे एक बच्चे का मैसेज आ गया जी, मैं इस्लामाबाद में जॉब कर रहा हूँ, ओपन यूनिवर्सिटी की मेरी वर्कशॉप है सर, उसमें नंबर लगाने हैं, आप मेहरबानी करें आप इसके नंबर लगा दें। और उसके अंदर उसने एक अजीब बात कर दी। क्या कहा? मेरा ख्याल है वो आप ना पूछें, मैं उसे यहाँ बयान नहीं करना चाहता। उसने बात कर दी जी, एक इंसेंटिव मुझे देने की कोशिश की। अच्छा, ये इंसेंटिव तो आपको कॉलेज में क्लास 4 की भर्तियां जब हो रही थी उस वक्त भी तो इंसेंटिव आपको नहीं मुझे कोई इंसेंटिव उसमें मुझे कोई इंसेंटिव नहीं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई रिश्तेदार उसमें भर्ती नहीं हुआ और ना ही मैंने इस तरह की कोई सौदेबाजी किसी से करने की कोशिश की। बहरहाल वो एक अलग कहानी है, उसे आप किसी और वक्त आप सबको बुला लें, बिठा लें, मैं भी साथ आपके बैठ जाऊंगा, उसके ऊपर भी बात कर लेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। सही। तो मैंने उसे सिर्फ यही जवाब भेजा, मैंने कहा बेटा मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि आपने मेरे मुतालिक ये सोच कैसे दिया। जब मैंने उसे ये मैसेज किया, यकीन जाने उस बच्चे ने मुझे कोई 10 मैसेज किया, उसने कहा सारी सर मुझे बहुत परेशानी है, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। तो देखें बंदा अपने तौर पर अगर तय कर चुका हो ना तो ऐसा कोई मसला नहीं है। बंदा अगले अपने जो ऑफस्प्रिंग्स हैं या अपने स्टूडेंट्स हैं, अपनी नई नस्ल है, उसको जो मैसेज आप दे देंगे तो इंशाल्लाह उन तक वही चीज कन्वे होगी और बेहतरी होगी इंशाल्लाह। बहर आप चांडिया एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने आज के प्रोग्राम के कमेंट्स में ये कहा है कि उस्ताद बहुत मोहतरम शख्सियत होती है और वो रूहानी बाप का दर्जा रखता है, तो वो अपने स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल के लिए अपनी काविशों में कोताही का मुर्तकब नहीं हो सकता। अगर वो करता है तो मुजरम है, अगर नहीं करता तो वो वली है।
हम आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। सलमान खान एडवोकेट साहब ने सलाम के बाद कहा कि सर, टीचर की फलाह बहबूद के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए और साथ साथ कॉलेजेस की कारकर्दगी भी बेहतर होनी चाहिए। स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए बच्चों की कितने % मार्क्स होने चाहिए? इसमें मेरा ख्याल है ये बड़ा अहम सवाल है, और मैं तो अक्सर बच्चों को कहता भी रहता हूँ, खासतौर पर बीएस में जहाँ मुझे मौका मिलता है, तो मैं उन्हें ये कहता हूँ, भाई देखें, आज आपका माहौल जो है, आप सिर्फ लैया के लिए तैयार नहीं हो रहे, लैया की सोसाइटी के लिए तैयार नहीं हो रहे, आप पंजाब की सोसाइटी के लिए तैयार नहीं हो रहे, आप ग्लोबली तैयार हो रहे हैं। सही। आप अपने अंदर वो स्किल्स और वो नॉलेज वो डेवलप करें कि जिसकी बुनियाद पर आप पूरी दुनिया के अंदर जाकर मुकाबला कर सकें। एक बात। दूसरी बात, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, इस वक्त बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। ये पिछले साल भी आप देखें कि सऊदीया की यूनिवर्सिटी से 600 स्कॉलरशिप्स आए, और बार बार HEC ऐलान करता रहा कि जनाब आप आए, दरख्वास्त दें, बच्चों को स्कॉलरशिप देना चाहते हैं, वहां जाकर आप पढ़ें, उनका हिस्सा बने। दरख्वास्तें पूरी नहीं हो रही थी। उसकी क्या वजह है? मैं समझता हूँ एक तो हमारे यहाँ मोटिवेशन नहीं है, एक दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ गाइडेंस और काउंसलिंग का बड़ा फुकदान है। बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमने BS कर लिया तो आगे हमने क्या करना है। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि बाकायदा ये एक काउंसलिंग प्रोग्राम भी होना चाहिए, कॉलेज सतह पे बच्चों को बताया जाए, उन्हें वो रिक्वायरमेंट्स बताई जाए कि आप क्या कर सकते हैं कि जिसकी बुनियाद पर आप बाहर की अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर दाखिल। कोई मसला नहीं है, नंबर जो है वो आपका जो क्राइटेरिया है जो आपने मुकर्रर किए हुए, उसी में ही आप रहते हुए आप परफॉर्म करके आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं, और आप आगे जाकर दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों का हिस्सा बन सकते हैं और आप तालीम हासिल कर सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद बिलाल वांदर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, आप कोई एक जुमले में हमारे दोस्तों को कोई पैगाम देना चाहें तो? मेरा जुमला, मेरा ख्याल यही होगा कि अपना किरदार जो है वो इंसान का मजबूत होना चाहिए, और मेहनत को इंसान को शार बनाना चाहिए, और किसी जगह पे रुकना नहीं चाहिए। ये पूरी ज़िंदगी का अमल है, सीखना भी है, आगे भी बढ़ना है। इंशाअल्लाह हम इसके ऊपर हम रहेंगे, कोशिश करेंगे, मायूस नहीं होंगे कभी। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में शिरकत की प्रोफेसर हसनैन रज़ा साहब ने, रशीद गुलजार साहब ने, आबद अली कुरैशी साहब ने, एहसान सियान साहब ने, सोहेल अहमद खोखर साहब ने, कारी समीउल्लाह साहब ने, नवीद गुजर एडवोकेट साहब ने, उमर गुरमानी साहब ने, मलिक औरंगजेब बारवी साहब ने, खालिद बिलाल मितला साहब प्रोफेसर साहब ने, मुश्ताक आलम साहब ने, सलमान खान एडवोकेट साहब ने, बहरयाब खान चाड़िया साहब ने एडवोकेट साहब ने, इमरान सलीम चौधरी साहब ने, आसिफ नज़ीर कोमल साहब ने, और जनाब तारिक एजाज साहब ने, राव मुजम्मल हुसैन साहब ने, मुनीर अहमद साहब ने, दिलावर खान किदरान साहब ने, राय अब्दुल अब्बास भट्टी साहब ने, मुनीर अहमद खोखर साहब ने, और यार फरीद साहब ने। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं इन तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और निकाला और मेरे जैसे बंदे की बात को सुना, बहुत शुक्रिया, हौसला रखा। फ्रेंड्स जिनके मैं नाम नहीं ले सका उनसे माजरत चाहता हूँ। राना सुल्तान महमूद अख्तर साहब ने भी प्रोग्राम में शिरकत की, और जिन दोस्तों के मैं नाम नहीं ले राना साहब का मैं स्पेशली शुक्रगुजार हूँ, मेरे उस्ताद हैं, मैं अपने लिए एजाज समझता हूँ कि उन्होंने भी अगर मेरी बात को सुना है। जी, राना साहब हमारे प्रोग्राम में टाइम देते हैं और अपनी नेक तमन्नाओं से हमें मुस्तफीज़ करते रहते हैं। फ्रेंड्स, आपका भी शुक्रिया। ये प्रोग्राम जैसा कि आप जानते हैं कि आप तक पहुंचाने में हमारे प्रोग्राम के जो प्रोड्यूसर हैं अब्दुलरहमान फरीदी साहब, उनका हमें तावन और सरपरस्ती शामिल हाल रहती है। इस दुआ और इस ख्वाहिश के साथ कि आप जहाँ भी रहें अपने हिस्से की शम्मा जलाते रहें। अपने प्रोग्राम मेज़बान मकबूल इलाही को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।